Hello everyone, myself Shani Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Aspire Academy for Chemical Science। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे हेंज-विडमन नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स। तो जो फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स होंगे उनके लिए वैसे तो हम कई सारे नोमेनक्लेचर यूज कर सकते थे, क्योंकि आपने जब सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो कॉमन नेम सिस्टम था, ट्रिवियल नेम सिस्टम था, उसको भी हम फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स के लिए यूज करते थे। फॉर एग्जांपल इंडोल, क्विनोलिन, क्यूमेरिन एटसेट्रा, काफ़ी सारे कंपाउंड ऐसे थे जिनके जो फ्यूज्ड रिंग थे और जिनके कॉमन नेम एग्जिस्ट करते थे। बट कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जो फ्यूज्ड रिंग होंगे, पॉलीसाइक्लिक होंगे, बट उनके जो है कॉमन नेम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड के लिए उनका नाम लिखने के लिए हम एक सिस्टमेटिक वे यूज करते हैं, और सिस्टमेटिक वे के लिए हम दो मेथड बहुत कॉमन है। पहला है हेंज-विडमन नोमेनक्लेचर सिस्टम और दूसरा है रिप्लेसमेंट मेथड। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे हेंज-विडमन नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो है नोमेनक्लेचर फॉर फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड। तो फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स के नाम लिखने के लिए, फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए हम क्या करते हैं, तो हमें नोमेनक्लेचर पढ़ना था इसका। अब जब बात आ रही है फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स की, तो फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स को हम पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड भी बोल देते हैं। बट एक्चुअल में कभी कभी क्या कन्फ्यूजन हो रहा है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो पॉलीसाइक्लिक तो होंगे बट उनको हम कंसीडर करते हैं, मतलब उनको हम फ्यूज्ड रिंग की तरह कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये था और दूसरा एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा दिस वन। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों कंपाउंड्स में? अभी जैसे कि आपके पास ये पहला कंपाउंड है, पहले कंपाउंड का नाम इसका आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी कॉमन नेम था इसका, क्विनोलिन। क्विनोलिन। अभी यहाँ पे इस कंपाउंड का जो नाम होगा, इस कंपाउंड का हम एक IUPAC नेम लिखते हैं इसका नाम इसके लिए। तो पहले मैं डिफरेंस समझाना चाहूँगा आपको। डिफरेंस क्या था कि ये जो जंक्शन कार्बन था इन दोनों रिंग के लिए, तो जो जंक्शन कार्बन होगा, जंक्शन कार्बन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp2। इसका जो जंक्शन कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। मतलब क्या है इस चीज़ का, ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको पता लगेगा कि आप किस कंपाउंड के लिए फ्यूज्ड रिंग का नोमेनक्लेचर यूज करते हैं और किसके लिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे जिनके अंदर जो जंक्शन कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो उस कंपाउंड के अंदर उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो प्लेनर होगी और जो जंक्शन कार्बन है वो भी प्लेनर होगा। तो उसके पास जंक्शन कार्बन पे कोई भी ब्रिज बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। बट अगर आपके पास कोई, जैसे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है सारे के सारे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, तो ये जो उसका जंक्शन कार्बन है, ये जंक्शन कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो जंक्शन कार्बन की ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, नियरली टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो अभी जब ये इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्रिज बनने की पॉसिबिलिटी होगी, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ब्रिज्ड कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स को हम कंसिडर करेंगे ब्रिज्ड कंपाउंड के अंदर। तो उसके लिए हम अलग तरह का नोमेनक्लेचर यूज करते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा, ब्रिज्ड कंपाउंड के लिए हम यूज करते थे बाईसाइक्लो। ठीक है ना। तो आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स, यानी कि जो ब्रिज कंपाउंड है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो जो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम केवल फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फ्यूज्ड रिंग है, फ्यूज्ड रिंग के लिए हमें क्या करना होगा कि जब हम फ्यूज्ड रिंग का नाम लिखते हैं तो फ्यूज्ड रिंग के अंदर बहुत सारी रिंग हो जाएंगी फ्यूज्ड कंपाउंड के अंदर। तो अब जो वो रिंग कंपाउंड होंगे उसके अंदर जो काफ़ी सारी रिंग्स हैं, तो उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं उसके नाम लिखने के लिए उस कंपाउंड का। तो जो बेसिक रूल्स होंगे उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे जो फ्यूज्ड कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है उसके लिए जो हमारा रूल नंबर 1 होगा, रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या है कि, क्योंकि मैं आपको रूल वाइज ही पढ़ाऊंगा सारे के सारे पॉइंट्स इसके, तो जो रूल नंबर 1 हमारा था, रूल नंबर 1 के अंदर होता क्या है कि जो आपका पूरा यानी कि पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, पॉलीसाइक्लिक जो फ्यूज्ड कंपाउंड है,
उसके अंदर आपको सेलेक्ट करना होता है जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट, ऐसी स्ट्रक्चरल यूनिट जिसका के कॉमन नेम एग्जिस्ट करता हो, अगर आपको मिल जाए तो। अगर नहीं मिलेगी तो दूसरी बात है, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पर आपको लार्जेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट दिख रही है तो आपको उस लार्जेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट को सेलेक्ट करना होगा जिसका के कॉमन नेम एग्जिस्ट करता हो। तो जो आपका रूल नंबर 1 है वो क्या है, सेलेक्ट द लार्जेस्ट structural unit which have a trivial name और कॉमन नेम भी कह सकते हैं। तो आपको एक ऐसी स्ट्रक्चरल यूनिट सेलेक्ट करनी है जिसका कि कॉमन नेम एग्जिस्ट करता हो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो इसके अंदर जब आप एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट सेलेक्ट करते हो जिसका कॉमन नेम एग्जिस्ट करता होगा, तो ये पूरा का पूरा जो यूनिट है इसका कॉमन नेम एग्जिस्ट करता है। आपको पता होगा इसका नाम क्या है, इंडोल। तो इसका तो नाम ही एग्जिस्ट करता है, तो इसको आपको कंपोनेंट्स में डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा एक ही स्ट्रक्चरल यूनिट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ऐसी और भी एग्जाम्पल्स होंगे। ये एग्जांपल हो जाएगा। अगर आपको इस कंपाउंड को दिए जो फ्यूज रिंग दी हुई है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे कंपाउंड को ही एक ही स्ट्रक्चरल यूनिट के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। बट अगर इसके साथ एक रिंग और जुड़ी हुई है, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चरल यूनिट का कोई कॉमन नेम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब कॉमन नेम एग्जिस्ट नहीं करता तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारा पहला रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। और रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द लार्जेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट। तो अभी आप इस रिंग, इस जो ये 2 रिंग है इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसी स्ट्रक्चरल यूनिट सेलेक्ट करने जिसका कॉमन नेम एग्जिस्ट करे। अगर मैं इन 2 रिंग्स को साथ में ले रहा हूँ तो उसका कोई कॉमन नेम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरी फर्स्ट और सेकेंड रिंग है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यानी कि क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड रिंग है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन में देखता हूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्विनोलिन। तो इसके लिए कॉमन नेम तो एग्जिस्ट करता है, इसका नाम क्विनोलिन होगा, और जो ये दूसरा कंपोनेंट होगा इसका नाम होता है पायराजीन। तो अब जब आप ऐसे कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, जो 2 कंपोनेंट्स हमें मिले हैं तो उन कंपोनेंट्स के नाम को कंबाइन कर देंगे और उससे आपका पूरा फ्यूज रिंग का कंपाउंड का नाम बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको कुछ बेसिक रूल्स और फॉलो करने हैं। तो जो हमारा रूल नंबर 1 था वो हमारा ये था। इसके बाद रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 बोलता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर जो आपने स्ट्रक्चरल यूनिट्स को डिवाइड किया, जो आपने छोटी छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट्स ली हैं, उसमें से अगर किसी कोई ऐसी रिंग है जिसका कि कॉमन नेम एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो जिसका कॉमन नेम एग्जिस्ट नहीं करेगा उसके लिए आप सिस्टमैटिक नेम, यानी कि जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हेंच-विडमन नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपने मोनोसाइक्लिक रिंग्स के नाम लिखे थे, तो उसके लिए आप सिस्टमैटिक नेम का यूज करते हैं। इफ़, तो इसमें रूल नंबर 2 क्या है हमारा, इफ़ देयर आर no name for the, if there are no common name, there are no common name for the एक सेकेंड, for the structural unit, then we can use the systematic name, IUPAC name for that component। तो अगर कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जिसके लिए जिस स्ट्रक्चरल यूनिट के लिए कॉमन नेम एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप IUPAC नेम यूज करेंगे। तो ये आपका रूल नंबर 2 है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल इसके लिए हो सकते हैं, बट वो आपको नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं था, बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई कॉमन नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किसी कंपोनेंट के लिए, तो उसके लिए आप यूज करेंगे
सिस्टमेटिक नेम। तो नेक्स्ट हमारा रूल था रूल नंबर थर्ड। अब जो रूल नंबर थर्ड है, रूल नंबर थर्ड के अंदर क्या करना होगा कि जो आपका पूरा कंपोनेंट था, जो पूरा फ्यूज्ड कंपाउंड था, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड था, हम उसको क्या करते हैं, उसको हम दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम बोल देते हैं प्राइमरी कंपोनेंट, एक को हम बोल देते हैं सेकेंडरी कंपोनेंट, यानी कि एक मेन कंपोनेंट होगा और एक आपका सेकेंडरी कंपोनेंट हो जाएगा। तो जो मेन कंपोनेंट होता है, जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है, उसको हम बोलते हैं बेस कंपोनेंट, ठीक है ना। और जो हमारा सेकेंडरी कंपोनेंट होगा उसको हम बोलते हैं अटैच्ड कंपोनेंट, क्योंकि जो बेस है वो बेस के साथ आगे अटैच हो रहा है, ठीक है। तो जो रूल नंबर थर्ड है, रूल नंबर थर्ड क्या है, हाँ, फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड इज डिवाइडेड into two components or two structural units. First क्या होगा, base component. First is base component and second is attached component. तो जो base component होगा इसको हम प्राइमरी कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, और जो आपका अटैच्ड कंपोनेंट होगा इसको हम सेकेंडरी कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है पूरे फ्यूज्ड कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो स्ट्रक्चरल यूनिट में डिवाइड करना है, एक बेस कंपोनेंट, एक अटैच्ड कंपोनेंट। अब इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उस पूरे फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड के अंदर कौन सा कंपोनेंट हमारा बेस कंपोनेंट होगा और कौन सा कंपोनेंट हमारा अटैच्ड कंपोनेंट होगा। दिस इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस नोमेनक्लेचर। तो आपको ये चीज समझनी है। तो जो हमारा नेक्स्ट रूल होने वाला है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट, कौन सा कंपोनेंट हमारा बेस कंपोनेंट होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे इसके साथ ही कि भाई अगर मान लिया सपोज करते हैं दिस वन। तो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है, पूरा जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, इस पूरी यूनिट के लिए कोई कॉमन नेम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस कंपोनेंट, इस कंपाउंड को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। तो उन दो कंपोनेंट में से मुझे एक को तो क्या मानना पड़ेगा, प्राइमरी कंपोनेंट, और एक को क्या मानना पड़ेगा, सेकंड। अब मैं कैसे डिसाइड करूँ कि इनमें से कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी है, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। तो हम रूल नंबर 3 के अंदर उसके कुछ सब पार्ट्स डिसाइड करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट हमारा प्राइमरी होगा, मतलब बेस कंपोनेंट होगा, और कौन सा हमारा अटैच्ड कंपोनेंट होगा। तो क्योंकि जो इस कंपाउंड का नाम है, मैं आपको नाम बता, उसका नाम, इस कंपाउंड का नाम था बेंजाओक्साएजोल। इस कंपाउंड का नाम था बेंजाओक्साएजोल। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के लिए आ गया यहाँ पे बेंजा, और ये जो रिंग थी इसका नाम था ऑक्साएजोल, तो इसके लिए आ गया ऑक्साएजोल। तो जो प्राइमरी था, प्राइमरी यानी कि प्राइमरी के लिए हम यूज करते थे, मैं आपको ये आने वाले रूल्स के अंदर बताऊंगा कि जो प्राइमरी कंपोनेंट था उसको हम बाद में यूज करते हैं, और जो आपका अटैच्ड कंपोनेंट है जो सेकेंडरी है उसके लिए आप प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो इस रिंग के अंदर जो बेंजीन है ये आपका प्राइमरी कंपोनेंट होगा, और वो बेंजीन रिंग हो जाएगा आपका सेकेंडरी कंपोनेंट, और जो ऑक्साएजोल रिंग है ये हो जाएगा आपका प्राइमरी कंपोनेंट या बेस कंपोनेंट। तो ऐसा आपको डिसाइड करना है, इस तरह से आपको नाम लिखने हैं। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि अब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा आपका बेस कंपोनेंट है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल होगा हमारा रूल नंबर 4। तो जो रूल नंबर 4 है वो रूल नंबर 4 में हम रूल नंबर 3 के ही सब पार्ट्स को डिसाइड करते हैं। तो मैं इसको रूल नंबर 4 ना कह के रूल नंबर 3 का ए बोल देता हूँ कि जो थर्ड के अंदर आपके सब पार्ट्स होंगे। जो हमारा रूल थर्ड ए है, थर्ड ए के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमारा अगर कोई भी पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड अगर ऐसा है जिसके अंदर कोई भी एक रिंग हेटेरोएटम रखती है, यानी कि जो फ्यूज्ड कंपाउंड होंगे, फ्यूज्ड कंपाउंड के अंदर अगर कोई भी एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, तो जो रिंग हेटेरोसाइक्लिक होगी हम उस हेटेरोसाइक्लिक रिंग को ही सिलेक्ट करते हैं एज अ बेस कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लिया हमारे पास है दिस वन,
तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारे पास 2 रिंग होंगी इसमें, तो इस रिंग के अंदर एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और एक कार्बोसाइक्लिक रिंग है, जिसमें केवल कार्बन होंगे। तो जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी हम उसी को एज अ बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं, और जो आपका सेकंड रिंग होगी बेंजीन रिंग, इसको हम मानते हैं अटैच्ड कंपोनेंट। तो दिस रिंग इज बेस कंपोनेंट एंड द सेकंड वन इज अटैच्ड कंपोनेंट। तो जब हम नाम लिखते हैं तो नाम लिखने के लिए वैसे तो हम इसको रूल वाइज डिस्कस करेंगे, बट इस कंपाउंड का नाम के लिए हम क्या करते हैं, जो अटैच्ड कंपोनेंट होगा मैंने आपको बताया था कि इसको हम यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स, और इसका हम यूज करते हैं एज अ सफिक्स जो बाद में यूज करेंगे। तो इस बेंजीन के लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करेंगे बेंजो, और पायरोल है बेंजो, और दिस इज द पायरोलिंग। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, बेंजो पायरोल। तो इसके अंदर ये तो था थर्ड है आपका। अब इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट हमारा होगा, सेकंड पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान लिया कोई भी फ्यूज रिंग कंपाउंड्स के अंदर जो 2 रिंग होंगी, उन दोनों रिंग के अंदर ही क्या हो, हेट्रोसाइक्लिक एटम हो, मतलब हेट्रो एटम्स हो। तो इफ बोथ द रिंग्स कंटेन हेट्रो एटम, या इफ बोथ द रिंग्स आर हेट्रोसाइक्लिक, देन हाउ कैन वी चूज विच वन इज बेस कंपोनेंट एंड विच वन इज अटैच्ड कंपोनेंट। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी कि सपोज आपके पास दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपस में कंबाइन हो रही हैं, तो ऐसे कंपाउंड के अंदर आपको क्या करना होगा, इसके लिए हम फिर वही प्रायोरिटी का रूल यूज करते हैं, प्रेफरेंस रूल यूज करते हैं। तो प्रेफरेंस के लिए आपको बताया होगा कि ऑक्सीजन के प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा वेरिएशन आएगा इसके अंदर कि जो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन को आप ऑक्सीजन से पहले ही प्रेफरेंस देंगे, तो नाइट्रोजन को यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। यानी कि अगर किसी भी फ्यूज रिंग कंपाउंड के अंदर कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, देन इट विल बी ऑलवेज a base component and the other is attached component, and if nitrogen is absent then the selection of the base component is according to the preference rule। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, देन इसके बाद फास्फोरस, आर्सेनिक। तो ये आपका हो जाएगा प्रेफरेंशियल ऑर्डर। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके पास दोनों रिंग क्या हो, हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो। तो ये हो गया आपका थर्ड का बी सब पार्ट। अब इसके अंदर जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट के अंदर हमें बात करनी है कि अगर मान लिया हेट्रो एटम्स तो थे, अब अगर मान लिया कोई हमारे पास ऐसा फ्यूज्ड कंपाउंड है कि जिसके अंदर सी, अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्यूज कंपाउंड है कि जिसके अंदर जो हमने लार्जेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट सेलेक्ट की है, यानी कि कोई भी ऐसी स्ट्रक्चरल यूनिट जिसके अंदर एक से ज़्यादा रिंग हो, तो जब ऐसा सिलेक्शन आपको करना होगा तो उस कंडीशन में वो स्ट्रक्चरल यूनिट जिसके अंदर ज़्यादा रिंग्स होंगी, जो स्ट्रक्चरल यूनिट, जो कंपोनेंट ज़्यादा रिंग्स को कंटेन करता है, दैट कंपोनेंट इज सेलेक्टेड एज अ बेस कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपको एग्जांपल पहले भी बताया है इसके अंदर, दिस वन। तो इस कंपोनेंट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो ये एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। अभी हमने इस कंपोनेंट को क्यों अलग से सेलेक्ट करा है, क्योंकि जो मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया, रूल नंबर 1 में आपको बताया कि आपको एक ऐसा कंपोनेंट सेलेक्ट करना है जिसका के पास जो लार्जेस्ट हो, मतलब जिसका लार्जेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट हो और जिसका कि कॉमन नेम एग्जिस्ट करता हो। तो इस कंपाउंड के अंदर ये जो कंपोनेंट आपका होगा, इस कंपोनेंट का नाम क्या होता है, क्विनोलिन, और जो सेकंड है इसका नाम क्या होता है, पायराजीन। तो अब इन दोनों का नाम कंबाइन करने के बाद इस पूरे फ्यूज्ड कंपाउंड का नाम बना लेंगे। तो इसके अंदर जो बेस कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, क्विनोलिन। तो अगर ऐसी कंडीशन थी कि जो आपके पास 2 कंपोनेंट थे, उन दोनों के पास रिंग साइज यानी कि नंबर ऑफ रिंग्स अलग अलग हैं, तो जिस कंपोनेंट के पास ज़्यादा मतलब मोर नंबर ऑफ रिंग्स होंगी उसी और उसका कॉमन नेम एग्जिस्ट करता होगा, तो उस कंपोनेंट को हम सेलेक्ट करते हैं एज अ बेस कंपोनेंट। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट होगा थर्ड का डी। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको क्या देखना है कि अगर मान लिया
मैं आपको सारी कंडीशन बता रहा हूँ इसकी। थर्ड का डी, अगर मान लिया जो फ्यूज्ड कंपाउंड है और उस फ्यूज्ड कंपाउंड के अंदर जब हम दो कंपोनेंट डिसाइड कर रहे हैं तो उन दोनों कंपोनेंट का जो रिंग साइज है वो अलग अलग हो, यानी कि एक और दोनों के पास हेटेरोएटम हो। यानी कि अगर मान लिया सपोज कर रहे हैं कि ये रिंग इस टाइप का जो कंपाउंड होगा, तो इस टाइप के कंपाउंड के अंदर आप देख रहे हैं कि दोनों ही क्या है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। अगर इनमें से एक, यानी कि अगर इनमें से एक ही रिंग हेटेरोसाइक्लिक होती तो हम जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती उसी को हम बेस कंपोनेंट मानते। बट यहाँ पे क्या है, दोनों रिंग का जो साइज है वो अलग अलग है, डिफरेंट साइज है और दोनों ही क्या है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। तो जो लार्जर साइज की हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगी, लार्जर साइज मतलब यहाँ ये क्या है, 6 मेंबर्ड एंड दिस वन इज 5 मेंबर्ड। तो जो 6 मेंबर्ड रिंग होगी, जो लार्जर साइज की होगी, सेलेक्टेड एज अ बेस कंपोनेंट। तो अगर मान लिया ऐसा था कि भाई आपके पास दोनों हेटेरोसाइक्लिक रिंग तो दोनों का अनइक्वल साइज था, तो उस कंडीशन में आप जो 6 मेंबर्ड रिंग होगी, यानी कि जो लार्जर साइज की रिंग होगी, उसको हम सिलेक्ट करते हैं एज अ बेस कंपोनेंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर मान लिया कोई हमारा एग्जांपल ऐसा हो, कोई एग्जांपल हमारा ऐसा हो कि जो हमारा फ्यूज्ड कंपाउंड है और उस फ्यूज्ड कंपाउंड के अंदर एक रिंग ऐसी हो जिसके अंदर ज़्यादा हेटेरोएटम हो और एक रिंग ऐसी हो जिसके अंदर कम हेटेरोएटम हो, यानी कि इफ़ both the rings are of same size but have different number of heteroatom तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सपोज करो दिस टाइप, तो अगर कोई इस टाइप का आपके पास एग्जांपल है तो इसमें क्या है, दोनों ही 5 मेंबर रिंग है, बट ये वो जो रिंग है, इस रिंग के पास क्या है, 2 हेटेरोएटम है, इस रिंग के पास क्या है, केवल एक ही हेटेरोएटम। तो रिंग कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हेटेरोएटम सेलेक्टेड एज अ बेस कंपोनेंट। तो रिंग which have more number of heteroatom, तो वो रिंग जिसके पास ज़्यादा हेटेरोएटम होंगे उसको हम सेलेक्ट करते हैं एज अ बेस कंपोनेंट। तो ये आपका नेक्स्ट रूल था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट होगा थर्ड का ई, इसके बाद आ जाएगा एफ। नेक्स्ट है रूल नंबर 3F। 3F के अंदर हम नेक्स्ट कंडीशन जो हमारी होगी उसके अंदर हम बात करेंगे कि अगर मान लिया हमारा कोई कंपाउंड, कोई फ्यूज्ड कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम हो और सेम साइज ऑफ रिंग हो, यानी कि इफ द रिंग इज if both the rings are of same size, if both the ring are of same size and have equal number of heteroatom। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर कोई आपके पास ऐसा कंपाउंड है तो इस कंपाउंड के अंदर आप क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, अभी मान लिया यहाँ पे सपोज करिए कि इसके पास भी नाइट्रोजन है, इसके पास भी नाइट्रोजन है, इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास सल्फर है। तो ऐसी कंडीशन में हम प्रायोरिटी रूल ही यूज करेंगे। जो हमारा प्रेफरेंशियल ऑर्डर था, प्रेफरेंशियल ऑर्डर क्या था, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस था, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन
फास्फोरस, देन फास्फोरस और उसके बाद आर्सेनिक, क्योंकि मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स यही है, मोस्ट कॉमन हेटेरोएटम्स यही होंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम इन दोनों में से, हमारे पास ये दो कंपोनेंट हैं और इन दोनों कंपोनेंट्स में से क्योंकि दोनों के पास नाइट्रोजन है तो अब डिसाइड करेगा कौन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो जो ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगी दिस इज सेलेक्टेड एज द बेस कंपोनेंट। तो दिस रिंग इज सेलेक्टेड एज बेस कंपोनेंट। तो आपका तो जो 3F था उसके अंदर आपने डिस्कस किया कि मान लिया अगर आपके पास सेम साइज ऑफ रिंग होगी और सेम नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स हो, बट हेटेरोएटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि अगर सेम हेटेरोएटम हुए तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट हेटेरोएटम्स हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल होगा, नेक्स्ट रूल के अंदर, नेक्स्ट रूल थोड़ा सा सिमिलियर है इसी की तरह ही। नेक्स्ट रूल में क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा बल्कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर कि अगर मान लिया हमारे पास कोई फ्यूजिंग कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर, जिसमें से दोनों के दोनों जो रिंग होंगे, दोनों जो कंपोनेंट होंगे वो हेटेरोसाइक्लिक कंपोनेंट ही हैं, हेटेरोसाइक्लिक रिंग ही हैं, बट उनमें से एक कंपोनेंट ऐसा है जिसके पास डिफरेंट हेटेरोएटम है और एक कंपोनेंट ऐसा है जिसके पास सेम टाइप ऑफ हेटेरोएटम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि मान लिया यहाँ पे आपके पास है नाइट्रोजन और इसके पास है ऑक्सीजन। तो अगर कोई इस टाइप का आपके पास एग्जाम्पल होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या है, देखो इस रिंग के अंदर क्या है, अगर हम जो लास्ट वाले रूल को ध्यान से देखें तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। अब जो क्या कहते हैं, जो प्रायोरिटी डिसाइड होगी वो किसके बेसिस पे होगी, नाइट्रोजन के बेसिस पे, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो दोनों एटम्स हैं वो दोनों एटम सेम है और यहाँ पे जो दोनों एटम वो डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या देखना है कि वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिसके पास वैरायटी ऑफ हेटेरोएटम्स होंगे, जिसके पास डिफरेंट हेटेरोएटम्स होंगे, उनको हम सेलेक्ट करते हैं एज अ बेस कंपोनेंट। क्योंकि इसका भी कारण है, इसका कारण ये है कि अगर आप एक रिंग के अंदर दोनों सेम एटम होंगे तो उसको आप एज अ प्रीफिक्स बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, बट अगर उसके अंदर डिफरेंट हेटेरोएटम्स होंगे तो उसको एज अ प्रीफिक्स यूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए हम उसको एज अ बेस कंपोनेंट ही सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट रूल था। बट अब इसके बाद एक लास्ट रूल और बचा है इसमें, क्योंकि बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, और भी हो सकते हैं इससे भी ज़्यादा। इसके बाद जो लास्ट रूल आपके पास होगा, लास्ट रूल क्या कह रहा है कि if both the rings are of same size and have same number of heteroatoms, यानी कि अगर रिंग ऐसी हैं, दोनों कंपोनेंट ऐसे हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ रिंग का सेम साइज ऑफ रिंग होगी और सेम टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम होंगे, तो उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर हम डिसाइड करते हैं ये देखिए, ये हो जाएगा आपका रूल 3G। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये ज़्यादा इनमें ज़्यादा डिटेल नहीं है कि भाई आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से ही बता रहा हूँ। तो आप इनके लिए जो पॉइंट्स हैं आप खुद पॉइंट्स अपने हाथ से लिख सकते हैं और आप खुद राइट डाउन कर लेना उन पॉइंट्स को। तो यहाँ पे जो इस वाला एग्जांपल के अंदर अभी यहाँ पे क्या, दोनों रिंग सेम साइज़ के हैं और दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स है और सेम टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको देखना होगा कि वो रिंग जिसके पास जो हेटेरोएटम्स होंगे वो ज़्यादा क्लोज होंगे, सेलेक्टेड एज अ बेस कंपोनेंट। रिंग विच हैव सेम हेटेरोएटम आर वेरी क्लोजर, यानी कि वो रिंग जिसके पास हेटेरोएटम ज़्यादा क्लोज होंगे उस रिंग को हम सेलेक्ट करते हैं एज अ बेस कंपोनेंट। बेस कंपोनेंट। तो ये थे आपके बेस कंपोनेंट को सेलेक्ट करने के रूल्स। तो ये आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल होगा, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4 या रूल नंबर 5 कह सकते हैं, वो तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रूल जो हमारा होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडिकेशन ऑफ ABC, क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा नहीं, इंडिकेशन से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके पास इंडिकेशन से पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब
फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स के अंदर आपको दो नाम को कंबाइन करना होगा, तो आप कंप्लीट नाम कैसे बनाएंगे? क्योंकि अभी तक आपने जो इस रूल में डिस्कस किया था वो आपने डिस्कस किया कि आप बेस कंपोनेंट को सेलेक्ट कर लेंगे, बट बेस कंपोनेंट को सेलेक्ट करने के बाद एक बेस कंपोनेंट हो गया, एक आपका अटैच्ड कंपोनेंट हो गया, तो उन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद उनके अंदर क्या चेंज आएगा वो चेंज आपको देखना है। तो ये चेंज हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रूल के अंदर। तो नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 4। तो जो हमारा रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे हम नेमिंग ऑफ अटैच्ड कंपोनेंट। तो जो अटैच्ड कंपोनेंट होगा उसका हम नाम कैसे लिखते हैं? क्योंकि जब अपने फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड करके एक कंपोनेंट को सेलेक्ट करता है एज अ बेस कंपोनेंट, तो जो अटैच्ड कंपोनेंट होगा, मैंने आपको बताया कि आप अटैच्ड कंपोनेंट को सेलेक्ट करते हैं, यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स। तो जो आपका अटैच्ड कंपोनेंट होगा, अटैच्ड कंपोनेंट का आप प्रीफिक्स यूज करेंगे। वी यूज प्रीफिक्स फॉर अटैच्ड कंपोनेंट एंड द लास्ट ई यानी कि जो लास्ट में ई लगा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका पिरिडीन आपका क्या है, अटैच्ड कंपोनेंट है, तो पिरिडीन का आप क्या हो जाएगा, लास्ट का ई हटा देंगे, ठीक है ना, ई की जगह क्या लगा देंगे, ओ हो जाएगा। तो द लास्ट ई इज रिमूव्ड बाई ओ या रिप्लेस्ड बाई ओ। तो जो लास्ट का ई होगा वो आपका रिप्लेस हो जाएगा ओ से। तो मैं आपको कुछ अटैच्ड कंपोनेंट बता रहा हूँ अभी, तो वो अटैच्ड कंपोनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी यूज होंगे, तो आपको वो अटैच्ड कंपोनेंट देखने हैं कौन कौन से हमारे पास होंगे। तो उसमें नंबर 1 है हमारे पास पायराजीन। तो पायराजीन का हो जाएगा पायराजीनो। सेकंड हो जाएगा आपके पास पायराजोल। तो पायराजोल का हो जाएगा, लास्ट का ई हट जाएगा, पायराजोलो। थर्ड हो जाएगा आपके पास बेंजीन। तो बेंजीन का क्या हो जाएगा, बेंजो। अभी ये लास्ट में आपने इसको ई को जो है वो ई से रिप्लेस, ई को जो है वो ओ से आपने रिप्लेस कर दिया। बट कुछ हमारे पास ऐसे होंगे जिनको हम लास्ट में ईस को हम ओ से रिप्लेस करके उसका प्रीफिक्स नहीं बना सकते, तो उसके लिए हमें उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो वो चेंजेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट। जैसे हमारे पास है थायोफीन। तो थायोफीन के लिए आप यूज करोगे थाइनो। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास क्विनोलिन। तो क्विनोलिन के लिए आप यूज करते हैं क्विनो, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास पिरिडीन। तो पिरिडीन के लिए आप यूज करते हैं पिरिडो। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास इमिडाजोल। तो इमिडाजोल के प्लेस पे क्या हो जाएगा, इमिडाजो। और लास्ट है फ्यूरोन के लिए यूज करेंगे हम फ्यूरो। तो ये जो आपने यहाँ पे प्रीफिक्स यूज किए हैं, यानी कि ये जो कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट जब आपके एज अ प्रीफिक्स आएंगे तो आप इन प्रीफिक्स को कैसे यूज करेंगे, तो आपको ये समझना है। आप इन सब ये जो टेबल, ये जो पॉइंट्स आपके पास, ये लगभग 5 and 3 8, ये जो 8 आपके ये जो कंपोनेंट्स होंगे इनको आपको यूज करना होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जो इन्हीं के बेस्ड पे होंगे। तो हम इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, और ये जो टेबल मैंने आपको बनाई है, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स आप कैसे डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जो एग्जांपल है, एक तरफ सल्फ़र है, दूसरी तरफ नाइट्रोजन है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, फ्यूज्ड कंपाउंड है ये। अब फ्यूज्ड कंपाउंड के अंदर आपको देखना है कि बेस कंपोनेंट किसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो बेस कंपोनेंट होगा, बेस कंपोनेंट के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि
अभी यहाँ पे दोनों रिंग जो है वो अनइक्वल साइज की हैं। तो आपको ये देखना कौन सा पॉइंट आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे दोनों रिंग क्या है, अनइक्वल साइज के। और मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों रिंग हेटेरोएटम कंटेन करती हैं तो जो लार्जर साइज की रिंग होगी वो आपका बेस कॉम्पोनेंट होगी। तो दिस रिंग इज बेस कॉम्पोनेंट, ठीक है। इस रिंग का नाम क्या है, पिरिडीन। पिरिडीन। इस रिंग का नाम क्या होता है, थायोफीन। थायोफीन यानी कि ये जो फ्यूज रिंग कंपाउंड है ये आपका दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, दो कंपोनेंट से मिलकर। तो अब इसके लिए ये तो बेस कंपोनेंट हो गया, ये आपका हो जाएगा अटैच्ड कंपोनेंट। अटैच्ड कंपोनेंट। अब जो अटैच्ड कंपोनेंट उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। और मैंने आपको थायोफीन के लिए अभी प्रीफिक्स बताया था, क्या बताया था, थाइनो। थाइनो पिरिडीन, ठीक है ना। तो ये इसका नाम हो जाएगा थाइनोपिरिडीन। तो इस कंपाउंड को जो फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड का जो नेम होगा वो हो जाएगा आपका थाइनोपिरिडीन। तो ऐसे ही हम और भी एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हैं। तो और कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे, मैं आपको एक दो एग्जांपल और बता रहा हूँ इसके अंदर। और एग्जांपल इसके अंदर हो जाएंगे, इसको देखिए ध्यान से। तो जो मैंने आपको थर्ड के जो सब पार्ट के जो लास्ट रूल बताया था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर रिंग सेम साइज की हैं और उसमें भी क्या है, सेम टाइप के आपके पास हेटेरोएटम्स होंगे, सेम नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, जो रिंग के हेटेरोएटम्स ज़्यादा क्लोजर होंगे, रिंग इन विच द हेटेरोएटम्स आर मोर क्लोजर सेलेक्टेड एज द बेस कंपोनेंट। तो ये जो रिंग होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, बेस कंपोनेंट। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो रिंग थी इसका नाम क्या था, पायराजीन। पायराजीन। और इस रिंग का नाम क्या था, पायरिडाजीन। पायरिडाजीन। तो जो पायरिडाजीन है, अब इसी ये जो रिंग थी बेस कंपोनेंट थी, ये थी आपकी अटैच्ड कंपोनेंट। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो जो पायराजीन के लिए पायराजीनो हो जाएगा, पायराजीन यानी कि जो लास्ट का ई है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो पायराजीनो पायरिडाजीन, दिस इज द नेम ऑफ दिस फ्यूज्ड कंपाउंड। तो आपको ऐसे जो है, इस तरह से जो है इन फ्यूज्ड कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं। अभी इसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन और आएगी, कुछ एक दो कंडीशन और बची हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो जो जंक्शन कार्बन होगा, जिस कार्बन पे रिंग जुड़ी हुई होंगी, आप कभी कभी उसके अंदर या उन फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स के अंदर आप जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उनके लिए आप ABC अल्फ़ाबेट्स का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा रूल होने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे ABC इंडिकेशन फॉर फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड। तो जो हमारा नेक्स्ट रूल है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं ABC इंडिकेशन फॉर फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड। तो नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 के अंदर रूल नंबर 5 हमारा क्या है, ABC इंडिकेशन। ये इंडिकेशन एक्चुअल में है क्या, जो हमारे फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स होंगे उन फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स के अंदर जो हमारा बेस कंपोनेंट है, तो बेस कंपोनेंट के अंदर जो हमारा जिस मतलब 5 मेंबर रिंग हो सकता है, 6 मेंबर रिंग हो सकता है, तो उसके अंदर जो बॉन्ड्स होंगे उन बॉन्ड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई ABCDE यानी कि अल्फ़ाबेट से। तो इसका हम इंडिकेशन यानी कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके नोमेनक्लेचर के अंदर, तो आपको ये समझना है। तो सपोज कि हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है सल्फर ऑक्सीजन, ये हमारे पास एक एग्जांपल था। तो इस एग्जांपल से हम इस पूरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ऐसा है तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, बेस कंपोनेंट। तो रिंग का साइज सेम है, तो जो ऑक्सीजन वाला होगा ये आपका बेस कंपोनेंट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो बेस कंपोनेंट है, क्योंकि जो बेस कंपोनेंट होगा उसको हम इसको मैं दो कंपोनेंट्स में अलग अलग डिसाइड कर लेता हूँ।
ये हमारे दो कंपोनेंट अलग अलग हो गए। दिस वन इज बेस कंपोनेंट। तो बेस कंपोनेंट के अंदर जो बॉन्ड्स होंगे हमारे, उन बॉन्ड्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ABC से। अब जो ये ABC है, ABC से मैं कैसे उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जो हमारा 1-2 बॉन्ड होगा, 1-2 बॉन्ड, उसको मैं A से रिप्रेजेंट करूँगा, 2-3 बॉन्ड को मैं B से रिप्रेजेंट करूँगा, 3-4 बॉन्ड को मैं C से रिप्रेजेंट करूँगा, 4-5 को मैं D से, यानी कि एटसेट्रा। इस तरह से मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल हमारे पास जो ये कंपोनेंट था, बेस कंपोनेंट ऑक्सीजन, फ्यूरोन जो था, तो फ्यूरोन के अंदर जब मैं नंबरिंग करता हूँ तो नंबरिंग क्या, 1 2 3 4 5, यानी कि दिस वन इज 1-2 बॉन्ड। तो जो 1-2 बॉन्ड है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ A से। दिस वन इज 2-3 बॉन्ड, 2-3 बॉन्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ B से, 3-4 को C, 4-5 को D, 5-6 को, 5-1 को फिर से E से। तो अभी यहाँ पे आपको देखना है कि जो ये आपका बेस कंपोनेंट है, ये अटैच्ड कंपोनेंट के साथ किस बॉन्ड से अटैच्ड हो रहा है, यानी कि किस बॉन्ड से ये जुड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिकली पॉइंट्स की बात करूँ, नंबरिंग की बात करूँ, तो 2-3 नंबर से जुड़ेगा, बट अगर मैं अल्फ़ाबेट्स की बात करूँ तो किससे जुड़ रहा है, B से। उसी तरह से जब मैं इस जो हमारा अटैच्ड कंपोनेंट, इसके अंदर नंबरिंग करता हूँ, तो नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो जब मैं इसका कंबाइन नेम लिखता हूँ, तो नेम लिखने के लिए आपको पता है जो बेसिक रूल था वो क्या था, कि जो आपका अटैच्ड कंपोनेंट उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, और प्रीफिक्स क्या है, थायोफिन। थायोफिन के लिए हम क्या यूज करते थे, थाइनो। अब जो ये हमने ABC का यूज करना है, जो हमें ABC का इंडिकेशन देना है, वो कैसे देंगे, क्योंकि जो इसका B बॉन्ड है, जो ये हमारा जो बेस कंपोनेंट है, बेस कंपोनेंट का जो B बॉन्ड है, वो अटैच्ड कंपोनेंट के 2-3 बॉन्ड से अटैच्ड है। तो यानी कि इसको मैं 2,3-B, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और उसके बाद कंपाउंड का जो हमारा बेस कंपोनेंट है उसका फ्यूरोन, उसका नाम लिख देते हैं। तो इस तरह से हम इनका जो ये ABC का इंडिकेशन है, इस तरह से हम इसको करते हैं। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल और बताऊंगा, उससे आपको और ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा ये, दिस वन। तो जब मैं इस एग्जांपल की बात करूंगा, आपको इसको भी पहले इसको दो अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो हमारा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का नाम था पायराजीन, और जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है उसका नाम था पायरिडाजीनो, वो पायरिडाजीन। इसका नाम पायराजीन, उसका नाम पायरिडाजीन। तो अब यहाँ पे जब हमारा इन दोनों के अंदर मैंने बात की थी, तो हमारा बेस कंपोनेंट कौन सा था, जो हमारा पायरिडाजीन था, ये हमारा बेस कंपोनेंट था। अब जो बेस कंपोनेंट है उसके अंदर तो हम बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे ABC से, बट जो हमारा अटैच्ड कंपोनेंट था उसके अंदर हम बॉन्ड्स को बताएंगे नंबरिंग से। तो यहाँ पे जब हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसकी तो नंबरिंग हो गई। जब मैं इसकी बात करूँगा इस कंपाउंड के, तो इस कंपाउंड के अंदर आपको जो नंबरिंग करनी है वो बॉन्ड्स की नंबरिंग के अकॉर्डिंग करनी है, यानी कि 1 अभी इस साइड से ना जाके हम इस साइड से जाएंगे, क्योंकि हेटेरोटम इधर प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसके अंदर जब हमारा जो फर्स्ट बॉन्ड है 1-2 बॉन्ड है, 1-2 बॉन्ड इसलिए हमने यहाँ पे नंबरिंग दी है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही जो बॉन्ड का नंबर होगा, बॉन्ड यहाँ पे 1-2 जो है वो इसको दिया जाएगा, ना कि इधर इधर से। हालांकि ये जुड़ा हुआ है रिंग के साथ, बट जो इसकी पेरिफेरल साइड है, पेरिफेरल साइड मतलब जिस साइड से ये इसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी, जिस साइड से इसका जो लोकेंट है वो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे क्या है 1 2, तो यानी कि जो 1-2 बॉन्ड है वो आपका A हो गया, ये B C, ये D, और ये F। तो अब ये हमने इसको ABC का इंडिकेशन दे दिया। अब ABC के इंडिकेशन के बाद जब हम इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं, तो कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये तो हमारा था, इसका प्रीफिक्स यूज हो जाएगा। तो प्रीफिक्स पायराजीन का क्या हो जाएगा, पायराजीनो। पायराजीनो बॉन्ड जो अटैच्ड बॉन्ड था वो कौन सा था, 2-3 E, 2-3 E और पायरिडाजीन। पायरिडाजीन। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस तरह से हम इसमें इसके अंदर ABC का इंडिकेशन करते हैं।
तो ये जो था हमारा ये 5th रूल, इसके अंदर हमने इंडिकेशन पढ़ा। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट रूल और बचता है जिसके अंदर हम नंबरिंग पढ़ते हैं। तो नंबरिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के अंदर। तो लास्ट रूल के अंदर हम पढ़ते हैं इसके जो फ्यूज्ड कंपाउंड होंगे उनके अंदर उनकी नंबरिंग को। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रूल होगा रूल नंबर 6, उसमें हम पढ़ेंगे नंबरिंग। तो नेक्स्ट रूल आपका रूल नंबर 5 नोट 6। तो जो रूल नंबर 5 है यहाँ पर हम नंबरिंग पढ़ते हैं। नंबरिंग के लिए एक्चुअल में क्या है कि जो फ्यूज्डिंग कंपाउंड्स होंगे जब आप उनके अंदर नंबरिंग पढ़ते हैं तो नंबरिंग का बहुत सिंपल सा मेथड है कि जब आप फ्यूज्डिंग कंपाउंड्स की बात करेंगे उनके अंदर जो नंबरिंग होगी, जो रिंग जंक्शन होगा जिस एटम पे जहाँ पे जो रिंग है वो फ्यूज्ड होती है, जो आपका नेक्स्ट कार्बन होता है रिंग जंक्शन का, जो नेक्स्ट रिंग जंक्शन से जो नेक्स्ट एटम होगा वहाँ से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। और आपको ट्राई करना है कि अगर उस रिंग के अंदर जो हेटेरो एटम्स हैं, दोनों ही रिंग के अंदर अगर हेटेरो एटम्स हैं तो उन हेटेरो एटम्स का जो लोकेंट हो वो आपका लोवेस्ट होना चाहिए। तो आपको इस वे में जो है वो नंबरिंग करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर ये आपके पास एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के अंदर जब आपको नंबरिंग करनी होगी तो नंबरिंग करने के लिए आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे ये जो है ये है रिंग जंक्शन। तो यहाँ पे दो वे हैं नंबरिंग करने के। आप नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नंबरिंग आप यहाँ से भी स्टार्ट। अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो अगर आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे तो जो हेटेरो एटम होगा यानी कि जो रिंग जंक्शन है उसका जो नेक्स्ट होगा 1 2 3, रिंग जंक्शन को हम कोई नंबरिंग नहीं देंगे। 4 5 6 7। तो जो आपने इस वे में यानी कि जो आपने ये क्लॉकवाइज मैनर में जो नंबरिंग किया उसके लिए लोकेंट अगर मैं बात करूँ तो 1 + 4 कितना 5 आता है। बट अगर आप इस एटम से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर एक सेकेंड अगर मैं जो सेकंड वे हमारा है, अगर मैं सेकंड वे के अकॉर्डिंग बात करूँगा तो सेकंड वे के अकॉर्डिंग जो हमारी नंबरिंग होगी उसका जो लोकेंट है वो लोकेंट क्या पड़ रहा है हमारा 1 + 5 मतलब 6। तो जो लोकेंट है हमारा वो हमारा जो फर्स्ट पाथ इज सेलेक्टेड। तो जो हमारा फर्स्ट पाथ है उसके अकॉर्डिंग जो हम नंबरिंग करेंगे वो हमारा राइट पाथ होगा। तो इसी तरह से अगर मान लिया उसके कंपाउंड के अंदर मान लिया कोई किसी फ्यूज्ड कंपाउंड के अंदर अगर कोई रिंग ऐसी है जिसके अंदर मोर देन 1 हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में भी आपको ट्राई करना होगा कि जो लोकेंट है वो लोकेंट आपका लोवेस्ट हो। यानी कि मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ इसका भी। तो यहाँ पे इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। दिस वन एग्जांपल। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे नंबरिंग के लिए 1 2 3 4, जो ये जंक्शन कार्बन को छोड़ देंगे 4 5 6 7 8। तो इस वे में इसकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग के लिए अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक आपका ये कंपोनेंट हो जाएगा, एक आपका ये कंपोनेंट हो जाएगा। दो कंपोनेंट इसके अंदर हैं। तो जो आपका बेस कंपोनेंट होगा जिसके अंदर हेटेरो एटम होगा, क्योंकि जो दूसरी रिंग है उसके अंदर कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा बेंजो पायराजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजो पायराजीन। अभी इसके अलावा भी हमारे पास एक एग्जांपल और हो सकता है कि नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है। इसके अंदर डबल बॉन्ड का इशू हो जाएगा। एक सेकंड, ये ऑक्सीजन आप यहाँ लगा लीजिए। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। तो ये जो कंपाउंड है
ये कंपाउंड, इसके अंदर जब मैं इसका नाम लिखता हूँ तो इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर भी आपको नंबरिंग करनी होगी। पहले मेन चीज़ तो नंबरिंग है, क्योंकि नाम तो हम लिख ही चुके हैं। इसके अंदर जब मैं नंबरिंग की बात करूँगा तो नंबरिंग के लिए क्या होगा कि अभी यहाँ पे हम इस साइड से नंबरिंग कौन सी साइड से करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो ऑक्सीजन पास आ रहा है, इधर से करूँ तो नाइट्रोजन आ रहा है। बट आपको जो नंबरिंग करनी है वो नंबरिंग हमेशा कहाँ से करनी है कि जो एडजेसेंट होगा इसके रिंग जंक्शन के। तो यहाँ पे जो नंबरिंग होगी वो 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9। ये कंपोनेंट आपका बेस कंपोनेंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अटैच्ड कंपोनेंट। अब इसके अंदर जब आप नाम लिखते हो तो नाम लिखने के लिए आप क्या करोगे, ऑक्सीजन कौन से प्लेस पे है, 3rd पे, नाइट्रोजन कौन से पे है, 1 पे, तो क्या हो जाएगा ये 3 1 बेंजो। इसके लिए इस रिंग के क्योंकि प्रीफिक्स की तरह ही होती है, बेंजो आ गया। अब इसके अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन है तो ऑक्सा एजिपाइन, क्योंकि 7 मेंबर रिंग है तो 7 मेंबर रिंग के लिए क्या यूज होता था, एजिपाइन। तो यहाँ पे ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। बस यही था। इसी तरह से इसके अंदर एक लास्ट कंडीशन और बची है। एक लास्ट कंडीशन क्या होगी कि अगर मान लिया जाए कि किसी भी फ्यूज्ड रिंग के जंक्शन कार्बन पे ही कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, अगर किसी फ्यूज्ड रिंग के जंक्शन कार्बन पे ही कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन में हम जंक्शन कार्बन को भी एक इंडिविजुअल नंबर देंगे। फॉर एग्जांपल this one. Is this possible? This one. This is the correct structure. हाँ, तो अगर मान लिया यहाँ पे देखिए इसके अंदर तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कहाँ है, जंक्शन सेंटर पे प्रेजेंट है। तो जो जंक्शन एटम होगा उस पोजीशन पे क्या है, हेटेरोएटम का प्रेजेंट है। तो उसके अंदर जब मैं नंबरिंग करता हूँ तो अब नंबरिंग के लिए क्या है, इधर से नाइट्रोजन है, इधर से ऑक्सीजन है, तो मैं कौन सा पाथ चुनूंगा, ऑक्सीजन वाला। तो 1 2 3। अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता, इसको भी नंबरिंग दूंगा 4 5 6 7। तो दिस इज द राइट वे when the heteroatom also present at the ring junction। तो रिंग जंक्शन पे अगर हेटेरोएटम प्रेजेंट होगा तो उसको भी हम एक इंडिविजुअल नंबर देंगे। अब ये जो थे ये कुछ कॉमन मेथड थे नंबरिंग के, ये कुछ कॉमन तरीके थे। बट कभी कभी आप देखते हो कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये सारे रूल्स का वायलेशन हो जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा प्यूरिन बेस, तो जो प्यूरिन बेस है, प्यूरिन बेस के केस में क्या होता था, प्यूरिन बेस के लिए जब मैं बात करूँगा तो प्यूरिन क्या था, प्यूरिन था जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर यूज होता था। तो प्यूरिन के लिए हम बात करते थे इसकी जो करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगी यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसके अंदर एक सेकंड में आपको एक बार चेक कर रहा हूँ इसको। ओके, दिस वन यहाँ हाइड्रोजन एंड दिस वन। तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। तो जब मैं इस कंपाउंड की बात करूँगा तो इस कंपाउंड के अंदर इस सारे रूल्स का ही वायलेशन हो जाएगा। प्यूरिन के अंदर जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्यूरिन के अंदर जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो इस तरह से नंबरिंग होगी, यानी कि कोई सीक्वेंस ही नहीं है। तो ये एक वायलेशन है, ये एक एक्सेप्शनल केस है कि प्यूरिन के अंदर जो आप नोमेनक्लेचर करते हैं उसके लिए अंदर जो आप नंबरिंग करेंगे तो वहाँ पे इन रूल्स का ये रूल्स जो हैं ये फॉलो नहीं होंगे। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया हमारा हेंच-विडमन नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड। तो इसके अंदर अब मैं जो आपके डाउट्स होंगे उन डाउट्स को आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। कमेंट्स करके मुझे वो डाउट्स आप सेंड कर सकते हैं और फिर मैं अगर आपको उन डाउट्स के लिए कोई वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो वीडियो भी उन डाउट्स के पे बना के दे सकता हूँ। ठीक है ना। थैंक यू।